नमस्कार छात्रों, फिर से एक बार आप सभी का इस ऑनलाइन पढ़ाई में स्वागत करता हूं। हम पिछले लेक्चर तक प्रयोजन मूलक हिंदी के व्यवहारिक क्षेत्र के बारे में चर्चा कर रहे थे। अब तक हमने लगभग 4 क्षेत्रों के बारे में चर्चा की है। इसके पहले मैंने जो नाम गिनाए थे फिर से एक बार आपको याद रहे, इसलिए फिर से एक बार बताना चाहता हूँ कि प्रयोजन मूलक हिंदी के व्यवहारिक क्षेत्र कौन कौन से है। इसमें प्रशासन आ जाता है, वाणिज्य, सूचना विज्ञान, प्रौद्योगिकी, विधि, चिकित्सा, शिक्षा, कृषि, सेना, जनसंचार, विज्ञापन और वित्त आदि विभिन्न क्षेत्र प्रयोजन मूलक हिंदी के कार्यक्षेत्र माने गए हैं और उसमें आज हिंदी काम कर रही है। इसमें से मैंने कुल मिलाकर 4 क्षेत्रों की बात आपके सामने रखी है। वो ये थी वाणिज्य व्यापार, विज्ञान तथा सूचना एवं प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, विधि, प्रशासन, अर्थात ये 4 मैंने आपके सामने अब तक रखे हैं। इसके बाद वाले जो कार्य क्षेत्र है, व्यवहारिक क्षेत्र जो है, मैं अभी आपके सामने रखूंगा। प्रयोजन मूलक हिंदी का अगला व्यवहारिक क्षेत्र है जनसंचार माध्यम। अब देखिएगा, जनसंचार माध्यम यह क्षेत्र जो है बहुत व्यापक क्षेत्र है। जनसंचार मतलब जनता तक जो भी कुछ आप देखते होंगे, इसका मतलब क्या है? जनसंचार माध्यम से तात्पर्य यह है कि हमारे पास सुबह सुबह न्यूज़पेपर आता है, हमारे घर में टेलीविजन आता है, आकाशवाणी पर न्यूज़ सुनते हैं। अर्थात ये सभी जो माध्यम है वो सभी के सभी जनसंचार माध्यम के रूप है। अर्थात जिस माध्यम से हम तक जो सूचनाएं पहुंच रही है वहां पर हिंदी किस प्रकार काम कर रही है उसके बारे में मैं थोड़ी सी आपको वहां पे जानकारी देना चाहता हूं। तो जनसंचार माध्यम में प्रयोजन मूलक हिंदी किस प्रकार अपनी भूमिका निभा रही है और वो उसका कार्यक्षेत्र कैसे है, ये बातें इस मध्य में आपको समझ में आ जाएगी। वर्तमान स्थिति में जनसंचार माध्यम समाज तक पहुंचने का सबसे प्रभावी साधन है। देखिएगा, आज सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, साथ ही साथ आज इंटरनेट है, आज टेलीविजन है, आज बहुत सारे ऐसे साधन बन गए हैं जिसके माध्यम से आप आसानी से जनता तक पहुंच सकते हैं। तो जनसंचार माध्यम जो है समाज के निचले से निचले तबके तक पहुंचने का एक प्रभावी साधन है, जो समाज की शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक धरोहर को वृद्धिंगत करने तथा व्यक्ति को जानने तथा अभिव्यक्ति के मूलभूत अधिकार को अक्षुण्ण रखने की दिशा में अपना योगदान देते हैं। देखिएगा, आज समाज में मौजूद जितने भी जनसंचार माध्यम हैं, जिसको हम टेलीविजन कह सकते हैं, आकाशवाणी कह सकते हैं, साथ ही साथ केबल नेटवर्क कह सकते हैं, इंटरनेट कह सकते हैं, सोशल मीडिया के जितने भी संसाधन आज हमारे पास है वो सभी के सभी हम मान सकते हैं कि आज वो जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इसके साथ या इसके कारण जो है समाज में जो भी कुछ तब्दीलियां या समाज में जो भी कुछ परिणाम आता है उसके पीछे का उद्देश्य यही होता है कि समाज को हर उस चीज के बारे में अवगत कराना, समाज के कल्याण से संबंधित जितनी भी बातें जो है इन संसाधनों के माध्यम से वहां पे फैलाई जाती है। तो समाज में शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक धरोहर को वृद्धिंगत करने का काम जो है ये जनसंचार माध्यम मुख्यतः करते हैं और उसमें जनता की अभिव्यक्ति तथा उसके मूलभूत अधिकार उनको अबाधित रखने का काम भी जो है ये जनसंचार माध्यम करते हैं। आप देखते होंगे कि किसी पर अन्याय हो रहा है तो वहां पे सबसे पहले न्यूज चैनल जो है या समाचार पत्रों में वो खबरें जो है आने लगती है, उसके बारे में आवाज उठाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये भी एक जरिया है प्रयोजन मूलक हिंदी। मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूं कि भारत में सबसे ज्यादा अखबार जो निकलते हैं वो हिंदी भाषा में निकलते हैं। उसके पीछे की वजह यह है कि भारत में हिंदी लगभग सभी राज्यों में बोली तथा समझी जाती है। और जनसंचार माध्यम की अगर बात की जाए तो वहां पे मैं अभी बताना चाहता हूं कि प्रयोजन मूलक हिंदी के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत, व्यवहारिक क्षेत्र के अंतर्गत जनसंचार माध्यम में अखबार से संबंधित जो भी बातें हैं वहां पे प्रयोजन मूलक हिंदी मुख्य रूप से मुख्य भूमिका निभाती हुई आपको दिखाई देती है। भारत में जितने भी राज्य आ जाते हैं उन राज्यों की अपनी अपनी भाषा में अखबार निकलते हैं, लेकिन सबसे बड़ी तादाद में
हिंदी के माध्यम से अखबार निकलने की तादाद जो है भारत में सबसे ज्यादा है। और इस वजह से मैं मानता हूं कि प्रयोजन मूलक हिंदी का दायित्व जो है उस दृष्टिकोण से बढ़ता है कि ये भारत के सभी राज्यों तक पहुंचने वाली भाषा है। इसलिए कार्य क्षेत्र में हम इसको मान सकते हैं कि यहाँ पे जनसंचार माध्यम में वो अपनी मुख्य भूमिका निभा रही है और वो अपने जनता के साथ, नागरिकों के साथ अब उनके मूलभूत अधिकारों को अबाधित रखने का काम भी वो कर रही है। जनसंचार माध्यमों के अंतर्गत समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें, रेडियो, दूरदर्शन, वीडियो तथा इंटरनेट आदि का समावेश होता है। मैंने अभी उसका उल्लेख किया था, फिर भी यहाँ पे फिर से एक बार बात आ गई है। तो समाचार पत्र, पत्रिकाएं जो मासिक, द्वैमासिक, त्रैमासिक आप देखते होंगे बहुत सारे निकलते हैं। पुस्तकें छपी जाती है, रेडियो के माध्यम से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम, दूरदर्शन पर आने वाले समाचार, वहां पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम, वीडियोस तथा इंटरनेट के माध्यम से जो भी आप तक जो सूचनाएं पहुंचती है या जानकारी आपको प्राप्त होती है, मुझे लगता है वहां पर भी हिंदी जो है आज प्रमुख भूमिका निभा रही है। तो आज प्रयोजन मूलक हिंदी का जनसंचार माध्यम एक प्रमुख कार्यक्षेत्र बन गया है। भारत में इनमें से अधिकांश संचार माध्यमों का कार्य हिंदी भाषा में ही सबसे अधिक चलता है। मैंने अभी बताया था कि भारत में सबसे ज्यादा अखबार किस भाषा में छपे जाते हैं, तो हिंदी में छपे जाते हैं, क्योंकि संपूर्ण राष्ट्र में, संपूर्ण भारत देश में सभी राज्यों में हिंदी पढ़ने वाले लोग हैं, समझने वाले लोग हैं। इन माध्यमों में हिंदी भाषा जानने वाले अलग अलग प्रकार के विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। विभिन्न प्रकार की स्क्रिप्ट लेखन से लेकर प्रस्तुति तक अलग अलग स्तर पर हिंदी का प्रयोग होता है। अब देखिएगा, स्क्रिप्ट लेखन एक आप संचार माध्यम में एक हिस्सा आ जाता है या एक इकाई कह लीजिएगा कि आप कोई भी फिल्म अगर देखते हैं तो उसकी पहले स्क्रिप्ट लिखी जाती है, पटकथा जिसको कहते हैं। तो ये स्क्रिप्ट लेखन से लेकर उसकी प्रस्तुति अलग अलग स्तर पर हिंदी के माध्यम से जो करने की जो तरीका है, वहां पे हिंदी जो है अपनी क्षमता के साथ काम कर रही है। विज्ञापन, समाचार लेखन, समाचार प्रस्तुति, धारावाहिक लेखन, पटकथा लेखन, फीचर लेखन, निर्देशन, अभिनय, सूत्र संचालन आदि विभिन्न स्तरों पर हिंदी का आज प्रयोग हो रहा है और बढ़ रहा है। अर्थात मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं कि आज संचार माध्यमों में विज्ञापन का भी एक क्षेत्र आ जाता है, साथ ही साथ समाचार लेखन, समाचार प्रस्तुति, लिखे हुए समाचार कैसे प्रस्तुत किए जाए, उसका निवेदन कैसे किया जाए, धारावाहिक लेखन, आप टेलीविजन पर आने वाले जो सीरियल्स होती है उनको अगर आप देखेंगे तो उसको भी धारावाहिक लेखन के अंतर्गत वहां पे हिंदी के माध्यम से अपनाया गया है। साथ ही साथ पटकथा लेखन, फीचर लेखन, निर्देशन से तात्पर्य डायरेक्शन, अर्थात कोई भी कार्यक्रम जब बनता है तो बिना निर्देशन के नहीं बन सकता, तो वहां पर भी हिंदी अपनाई गई है। अभिनय, एक्टिंग के करियर में भी वहां पे हिंदी के माध्यम से वहां पे काम चल रहा है। सूत्र संचालन, एंकरिंग जिसको बोल सकते हैं, आप देखते हो कि बहुत बड़े बड़े अवार्ड फंक्शन होते हैं तो वहां पे जो सूत्र संचालक होता है तो वह जिस भाषा के माध्यम से बातचीत कर रहा होता है, हम देखते हैं कि भारत में मुख्यतः हिंदी के माध्यम से वहां पे अवार्ड फंक्शन जो है संपन्न हो रहे हैं। आदि स्तरों पर आज हिंदी जो है किस प्रकार अपनाई जा रही है, तो उस दृष्टिकोण से अगर विचार करेंगे तो प्रयोजन मूलक हिंदी का व्यवहारिक क्षेत्रों का दायरा जो है संचार माध्यमों के अंतर्गत अगर विचार किया जाए तो बहुत बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस दृष्टिकोण से मुझे लगता है कि प्रयोजन मूलक हिंदी का एक व्यवहारिक क्षेत्र का एक मुख्य अंग जो है संचार माध्यम है। अगला एक कार्य क्षेत्र आ जाता है, व्यवहारिक क्षेत्र आ जाता है, वो है विज्ञापन उद्योग। अब देखिएगा कि एडवर्टाइजिंग के बिना कोई भी बिजनेस या कोई भी व्यवसाय जो है या उद्योग जो है नहीं चल सकता। तो उस दृष्टिकोण से आज प्रयोजन मूलक हिंदी जो है विज्ञापन के क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उसके पीछे की वजह क्या है मैं आपको बता देता हूं। भारत आजकल विश्व का एक महत्वपूर्ण बाजार बन चुका है। आप जानते हैं कि भारत की सबसे बहुत बड़ी पहचान क्या है, तो भारत में सबसे ज्यादा जो आबादी जो है चीन के बाद मानी जाती है। तो भारत आजकल जो है विश्व का एक महत्वपूर्ण बाजार बन गया है। एक समय ऐसा था कि जनसंख्या को हम दुष्परिणाम या जनसंख्या को हम अपना बहुत बड़ी कमजोरी मानते थे, लेकिन दुनिया की नजर से आज ये हुआ है
कि भारत में जनसंख्या ज्यादा होने के कारण वह विश्व की नजर से महत्वपूर्ण बन गया है। वो उस दृष्टिकोण से क्योंकि भारत की जनसंख्या जो कभी देश की सभी समस्या बनी हुई थी, वह विश्व बाजार की दृष्टि से विशाल उपभोक्ता वर्ग भी है। मतलब क्या है, आज भारत की जनसंख्या की तरफ जब देखा जाता है तो एक ग्राहकों का बहुत बड़ा उपभोक्ता वर्ग के रूप में वहां पे देखा जाता है। कस्टमर्स का जो भी कुछ क्राउड है ये भारत में देखने को मिलता है। तो पूरे विश्व की नजरें जो है हमारे भारत देश पर टिकी हुई है और पूरे भारत में विश्व भर से वहां पे उद्योग समूह जो है आ रहे हैं, अपने अपने प्रोडक्ट बेच रहे हैं और उन लोगों को प्रोडक्ट बेचने के लिए अपने वस्तु का विज्ञापन करना पड़ता है और उस वस्तु के विज्ञापन को मुख्यतः हिंदी के माध्यम से ही करना पड़ता है। तो इसलिए विश्व बाजार की नजर से आज भारत देश जो है उपभोक्ताओं का, ग्राहकों का देश माना जा रहा है। उत्पादकों को अपने उत्पादन के प्रति इन उपभोक्ताओं को आकृष्ट करना हो तो विज्ञापन ऐसी भाषा में तैयार करने होंगे जो सबसे अधिक हिंदी भाषा में करता है। अर्थात देखिएगा कि करने होंगे ऐसी भाषा में तैयार करने होंगे जो इन उपभोक्ताओं की जानी पहचानी भाषा है। मतलब मैं यही बात आपको समझाने वाला था कि अगर किसी कंपनी को अपना प्रोडक्ट बेचना है तो वह प्रोडक्ट जो है, मान लीजिएगा जापान की कंपनी है, वो जापान का प्रोडक्ट भारत में अगर बेच रहा है तो वो जापानी भाषा में वो प्रोडक्ट बेचेगा भारत में तो नहीं चलेगा। तो उस जापानी कंपनी को अपना प्रोडक्ट जो है भारत के ग्राहकों की भाषा में बेचना पड़ेगा। तो ग्राहकों की भाषा कौन सी है आप सभी जानते हैं। तो इसलिए आज हिंदी में विदेशी कंपनियों के विज्ञापन बन रहे हैं। उस दृष्टिकोण से भी वहां पे हिंदी जो है, प्रयोजन मूलक हिंदी जो है वहां पे पूरी सक्षमता के साथ वहां पे काम कर रही है। तो विज्ञापन को अगर बनाना है तो हमें विज्ञापन उपभोक्ताओं की भाषा में, ग्राहकों की भाषा में तैयार करने होंगे और वह भाषा ग्राहकों के लिए जानी पहचानी हो। यह उपभोक्ता वर्ग अपने रोजमर्रा के व्यवहारिक सबसे अधिक हिंदी, अपने व्यवहार जो है, रोजमर्रा के व्यवहार जो है सबसे अधिक जो व्यवहार हिंदी के माध्यम से करता है। अतः भारत में विज्ञापन उद्योग में सबसे अधिक हिंदी का प्रयोग किया जाता है। अर्थात भारत में आज विज्ञापन के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा विज्ञापन भी जो है हिंदी के माध्यम से वहां पे बन रहे हैं। समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन और इंटरनेट आदि सभी संचार माध्यमों में या संचार माध्यमों द्वारा प्रसारित होने वाले विज्ञापनों में हिंदी ने आज बाजी मार ली है। ये दिल मांगे मोर, ठंडा मतलब कोका कोला, हीरो होंडा, देश की धड़कन जैसे विज्ञापन बच्चे बच्चे की जुबान पर आज गुनगुनाते हुए हम देखते हैं। अर्थात मुझे बताना यह है कि आज विज्ञापन के क्षेत्र में भी हिंदी ने अपनी कार्यक्षमता या अपनी सक्षमता जो है वहाँ पे दिखाई है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा हिंदी के माध्यम से बनने वाले विज्ञापन भारत देश में होने के कारण आज जो है प्रयोजन मूलक हिंदी का एक व्यावहारिक क्षेत्र, जिसको हम कार्यक्षेत्र भी कह सकते हैं, एक विज्ञापन का क्षेत्र, उसको बढ़ता हुआ भी हम देख सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि प्रयोजन मूलक हिंदी के कार्यक्षेत्रों के भीतर अभी तक मैंने जितने भी कार्यक्षेत्र गिनाए हैं उन सबसे महत्वपूर्ण या सभी जो बताया है वो सभी महत्वपूर्ण है ही। इसके अलावा वहाँ पे विधि से संबंधित बातें हो गई है, चिकित्सा जगत से भी संबंधित कुछ बातें जो है महत्वपूर्ण बन जाती है। आज चिकित्सा जगत मतलब स्वास्थ्य जगत में, मेडिसिन के क्षेत्र में भी वहाँ पे वो काम कर रही है। शिक्षा जगत में शिक्षा माध्यम के रूप में भी आज हिंदी महत्वपूर्ण तरीके से भूमिका निभा रही है। कृषि जगत में जो अनपढ़ किसान होते हैं उनके लिए भी आज सूचनाएं या समाचार जो है हिंदी के माध्यम से उन तक पहुंचाने का वहाँ पे काम हो रहा है। तो कृषि जगत में भी वहाँ पे किस प्रकार हिंदी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, ये भी एक प्रयोजन मूलक हिंदी का कार्यक्षेत्र है। साथ ही साथ हमारा जो संरक्षण विभाग है, सेना विभाग जो है, आर्मी जो है, वहाँ पर भी हिंदी जो है आज बहुत बड़ी मात्रा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभा रही है। लगभग वहाँ के सेना के सभी कार्यकलाप जो है हिंदी के माध्यम से संपन्न होते हैं। तो ये जो हिंदी की अनुप्रयुक्तता है, हिंदी का जो इस्तेमाल करने का जो तरीका है या हिंदी का जो वैविध्य है, इसके
ऊपर अगर हम विचार करेंगे तो प्रयोजन मूलक हिंदी आज हर क्षेत्र में वहाँ पे अपनी भूमिका निभा रही है। और उस दृष्टिकोण से मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि प्रयोजन मूलक हिंदी साहित्यिक हिंदी के अलावा एक व्यापक क्षेत्र में कार्य कर रही है। और इस वजह से आज प्रयोजन मूलक हिंदी को आत्मसात करने के बाद हमारे लिए रोजगार के भी बहुत सारे अवसर जो है वहाँ पे निर्माण हो रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये मुद्दा आपको पाठ्यक्रम की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ अपने करियर के बारे में भी आप प्रयोजन मूलक हिंदी के ऊपर सोच सकते हैं या उसको आत्मसात करके आप अपना करियर भी वहाँ पे बना सकते हैं। तो इस मुद्दे के भीतर मुझे इतना ही कहना था। तो बाकी जो भी कुछ आपको अगर कहना है तो वो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैसेज कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूंगा, या फ़ोन कीजिएगा, उसके ज़रिए हम सभी बातें जो है आसानी से समझेंगे। तो तब तक के लिए रुकते हैं। अगले लेक्चर में मैं अगला मुद्दा लेकर आऊँगा, तब तक के लिए रुकते हैं।